हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिताम्बरा कॉमर्स क्लासेस। एंड आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो आज हम ये करने वाले हैं थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब बात आती है कि ये थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है। सो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, वो ट्रेड से रिलेटेड थ्योरीज़ हैं। एंड इसमें क्या होगा, ये जो थ्योरीज़ हैं ये दिया किसने है, तो डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने दिया है। डिफरेंट जो ऑथर्स हैं उन्होंने डिफरेंट थ्योरीज़ दी हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे और जो उस टाइम सिचुएशन थी उसके बेस पे। जैसे यहाँ आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी एनालाइज करता है। इंटरनेशनल थ्योरी है क्या, तो वो एनालाइज करता है वाई नेशंस एक्सचेंज गुड्स। तो इसमें ये बताता है, थ्योरीज हमें बताती है कि हम गुड्स जो है सर्विसेज वो क्यों एक्सचेंज करते हैं। और यहाँ फोकसिंग ऑन द पैटर्न्स, और इन थ्योरीज में ये बताया गया है कि किस टाइम क्या पैटर्न था, ठीक है, ओरिजन्स एंड इकोनॉमिक वेलफेयर एंड बेनिफिट्स। सो ये सारी चीज़ें हैं। ये जो सारी थ्योरीज़ हैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब थ्योरीज़ हैं एंड द सेकंड जो टाइप ऑफ थ्योरीज़ हैं वो क्या है, मॉडर्न और फर्म बेस्ड थ्योरीज़ हैं, ठीक है। सो ये है। अब हम इसको देख लेते हैं आगे। जैसे आप डायग्राम में भी देख रहे हो कि जो थ्योरीज़ हैं ये कह रखा है यहाँ पे थ्योरीज़ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। एंड तो ये जो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, सो ये जो है आपका थ्योरी, ये क्या है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये जो ऊपर गिवन है ये थ्योरीज बता रखा है, ये जैसे मर्केंटिलिज्म थ्योरी हो गया, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी हो गया और हिकर्स ओहिल थ्योरी हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी जो थ्योरीज़ हैं ये कौन सी है, वो क्लासिकल थ्योरीज़ हैं। फिर उसी के बाद जो ये फर्स्ट टाइप ऑफ थ्योरी हो गया, क्लासिकल हो गया। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड है ना, क्लासिकल और मॉडर्न। तो ये है आपका क्लासिकल, ये फर्स्ट टाइप ऑफ थ्योरीज हो गया। देन मॉडर्न थ्योरीज़ की बात करें, ये जो सेकंड आपका थ्योरी हो गया, तो इसमें कौन कौन सी थ्योरीज आएंगी, तो इसमें आएगा कंट्री सिमिलरिटीज़ थ्योरी आएगी और प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल आएगा, पोर्टर डायमंड थ्योरी। तो ये है। सो ओवरऑल आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या करने वाले हैं। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारी क्लासिकल थ्योरी है। तो क्लासिकल थ्योरी में फर्स्ट थ्योरी क्या आती है, तो आपका जो फर्स्ट थ्योरी है आपका यहाँ पर ये हो गया मर्केंटिलिज्म थ्योरी हो गया। अब मर्केंटिलिज्म थ्योरी क्या कहते हैं आपका, ठीक है ना। तो मर्केंटिलिज्म जो थ्योरी है, सबसे पहले तो हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें फर्स्ट पॉइंट यही है कि जो ये पॉपुलर कब हुआ, ये जो थ्योरी है ये आया कब, ठीक है। तो ये जो है मर्केंटिलिज्म थ्योरी है ये पॉपुलर हुआ इन 16 एंड 18 सेंचुरीज़ में। तो यही बताया हुआ है कि ये जो मर्केंटिलिज्म थ्योरी है, फर्स्ट हम इसी को डिस्कस करते हैं। और ये जो आया था 16 एंड 18 सेंचुरीज़ के बीच में आया था। अब बोला है ड्यूरिंग दैट टाइम, उस टाइम क्या हुआ करता था, तो उस टाइम बता रखा है ड्यूरिंग दैट टाइम वेल्थ ऑफ द नेशन, ठीक है ना, वेल्थ ऑफ द नेशन वाज मेजर्ड बाय स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड अदर काइंड ऑफ मेटल। इसमें बोला है कि जब 16-18 सेंचुरीज़ में जब मर्केंटिलिज्म थ्योरी आया तो उस टाइम क्या सिचुएशंस थी, ठीक है ना, ट्रेड की। तो इसमें बोला है यह जो नेशन की क्या सिचुएशन थी, तो इसमें ये बता रखा है कि ड्यूरिंग दैट टाइम, उस टाइम में क्या हुआ करता था, तो उस टाइम में जो वेल्थ था, वेल्थ, ठीक है ना, ऑफ नेशन, जो मतलब किसी भी नेशन की जो वेल्थ है वो कैसे मेज़र की जाती थी, मापी कैसे जाती थी, तो बाय स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड अदर काइंड ऑफ मेटल। मतलब क्या है कि अब जैसे क्या है, आप बताओगे कि कौन सी कंट्री मतलब क्या है, डेवलप्ड है या कुछ है, और कौन रूल कर रहा है, ठीक है ना। तो कौन सी कंट्री की बहुत अच्छी पोजीशन है, तो वो हम किसके अकॉर्डिंग, या कौन सी कंट्री जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है वर्ल्ड के अंदर। तो इस चीज़ को मेज़र कैसे किया जाता था, तो इस चीज़ को मेज़र किया जाता था कि आपके पास गोल्ड कितना है, ठीक है ना। अगर किसी कंट्री के पास गोल्ड का जो रिजर्व है बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि वो कंट्री क्या है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है ना, वर्ल्ड के अंदर। तो फिर इसमें बोला है कि गोल्ड एंड अदर काइंड ऑफ मेटल, यानी सिल्वर वगैरह भी ले लो, ठीक है ना। तो जिस कंट्री के पास गोल्ड एंड अदर काइंड ऑफ मेटल यानी सिल्वर और जो है सिल्वर वगैरह हो गया, तो ये जिसके पास ज़्यादा है वो कंट्री क्या है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है मानी जाती थी।
और ये जो मर्केंटिलिज्म थ्योरी है आपका, ये किस पर बेस्ड है? तो मर्केंटिलिज्म जो थ्योरी है ये आपका बेस्ड है ज़ीरो सम गेम के ऊपर बेस्ड है। ये बात जरूर ध्यान रखना आप कि आपसे पूछा जाता है कि मर्केंटिलिज्म थ्योरी किस पर बेस्ड है, तो आप क्या बताओगे? ये बेस्ड है ज़ीरो सम गेम पर। ठीक है, अब इस चीज़ को आप और अच्छे से देखिए। जैसे मैंने क्या अभी यहाँ बात करी थी ना कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मतलब क्या है 16 और 18 सेंचुरीज़ में जब ये मर्केंटिलिज्म थ्योरी आया तो उस टाइम क्या है कि जो वेल्थ कैसे मापा जाता था कि जो गोल्ड है और अदर काइंड ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ये डायग्राम आपको दिख रहा है। ठीक है, और इस डायग्राम में भी आपको यही सारी चीज़ें बता रखी है। देखिए ये डायग्राम के थ्रू ये इस चीज़ को बताया गया है। ठीक है, कि ये रहा इस चीज़ को बताया हुआ है। जैसे कह रखा है कि उस टाइम अगर मान लो कि किसी कंट्री के पास एक्सेस में गोल्ड है, जिस भी कंट्री के पास एक्सेस में गोल्ड है, तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है ना, तो वो गोल्ड किसके इक्वल होता था? अगर आपके पास क्या है, गोल्ड का रिजर्व ज़्यादा है, एक्सेस है, तो कंट्री क्या मानी जाती थी? बहुत ज़्यादा पावरफुल मानी जाती थी। यानी गोल्ड का रिजर्व इक्वल टू, मतलब गोल्ड का रिजर्व अगर ज़्यादा है तो वो किसके इक्वल है? कि आपकी पावर भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपको बताया हुआ है। और अब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अगर क्या है कि गोल्ड का रिजर्व आपके पास आएगा कैसे? जब आप क्या करोगे? एक्सपोर्ट ज़्यादा करोगे और इंपोर्ट कम करोगे। तो ये आपको बता रखा है। सो होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अभी इसी ये जो मर्केंटिलिज्म थ्योरी है इसमें हमने क्या है कि फर्स्ट पॉइंट हल कर लिया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, और ये आपका क्या है? फोर्थ पॉइंट है। अब फोर्थ पॉइंट में क्या बताया हुआ है? तो इसमें बोला है कि जो इस टाइम, ठीक है, मर्केंटिलिज्म थ्योरी दिया गया है तो उस टाइम क्या बोला जाता था कि जो वहाँ उस टाइम प्राइमरी गोल क्या था? ठीक है ना, यानी फर्स्ट गोल क्या होता था? तो इज टू इंक्रीज वेल्थ ऑफ नेशन बाय एक्वायरिंग गोल्ड। देखो उस टाइम पता है क्या था, क्या सिचुएशन थी? ये उस टाइम ये बोला जाता था कि अगर आपके पास गोल्ड है ना, ठीक है, आपके पास गोल्ड, किसी भी कंट्री के पास अगर गोल्ड का रिजर्व ज़्यादा है तो वो इक्वल टू पावर हुआ करता था। तो फिर हर एक कंट्री क्या चाहेगी? पावरफुल बनना चाहेगी। अब वो हर एक कंट्री जब पावरफुल बनना चाहती है तो मतलब हर एक कंट्री चाहेगी ना कि हम पावरफुल बने, तो वो पावरफुल बनेंगे कैसे? जब मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अब मतलब वो हो गया ना कि हर कंट्री का यही गोल हो गया कि हमने क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड के रिजर्व्स रखने हैं। ठीक है ना, तो उस टाइम प्राइमरी गोल क्या था? इज़ टू इंक्रीज द वेल्थ, कि हमने वेल्थ इंक्रीज करना। अब वेल्थ कैसे इंक्रीज करेंगे? ऑफ द नेशन बाय एक्वायर करके, प्राप्त करके गोल्ड, कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड एक्वायर करना है, प्राप्त करना है। और उससे क्या होगा कि अगर हमारे पास एक्सेस में गोल्ड होगा, वही अगेन बात होगी, तो हमारे पास मतलब क्या होगा कि हम बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे। और ये थ्योरी क्या कहता है? दिस थ्योरी सेज दैट कंट्री शुड इंक्रीज गोल्ड बाय प्रमोटिंग एक्सपोर्ट। अच्छा, अब ये गोल्ड हम इंक्रीज, ये तो हमारा प्राइमरी गोल हमने सेट कर लिया कि भाई गोल्ड हमने क्या है कि गोल है कि हम वेल्थ ऑफ द नेशन क्या करेंगे, वो मतलब क्या है, हमने क्या है कि इंक्रीज करना। तो वो कैसे होगा? बाय एक्वायरिंग गोल्ड। बट गोल्ड आएगा कहाँ से? तो ये थ्योरी कहता है कि गोल्ड आपका कहाँ से आएगा? तो दिस थ्योरी सेज दैट कंट्री शुड इंक्रीज गोल्ड। अब ये होगा कैसे? तो बाय प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, कि कंट्रीज क्या करेंगी? अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगी। ठीक है, प्रमोट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, और वहाँ की गवर्नमेंट्स क्या करेगी? कुछ मतलब आपको क्या है, फैसिलिटीज़ वगैरह भी प्रोवाइड करेगी, जिससे क्या एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, और डिस्करेज इंपोर्ट को हम क्या करेंगे? डिस्करेज करेंगे। जब आप क्या इंपोर्ट कम करोगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करोगे, तो आपके पास क्या होगा कि गोल्ड क्या होगा? आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। ठीक है, और उस टाइम पता है क्या कि जो मतलब एक्सचेंज वगैरह होता था, वो उस टाइम जो गोल्ड वगैरह के थ्रू होता था, गोल्ड के कॉइन्स वगैरह होते थे। सो अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे, कोई सामान हम यहाँ से वहाँ बाहर भेज रहे हैं, तो उसके बदले हमें मिलेगा क्या? हमें गोल्ड मिलता था। ठीक है ना, तो हम उस टाइम क्या है कि 1618 जब मर्केंटाइलिज्म थ्योरी दिया गया, तो उस टाइम क्या है कि एक्सपोर्ट क्या है ज़्यादा से ज़्यादा होता था, और इम्पोर्ट क्या है कम लोग करते थे। अब इस थ्योरी जो है आपका मर्केंटिलिज्म थ्योरी जो है, इसकी कुछ एजप्शंस हैं। ठीक है, अब एजप्शंस देख लेते हैं। क्या है एजप्शन? क्या एज्यूम करके ये थ्योरी बनाई गई थी? सो पहला ये एजप्शन है, जब हम ये थ्योरी की बात करते हैं तो पहला है देयर इज़ अ फाइनेट अमाउंट ऑफ द वेल्थ इन द वर्ल्ड। इसमें ये माना जाता है कि जो आपका मतलब क्या वेल्थ है वो क्या फाइनेट है। ठीक है,
एंड इन नेशन कैन ओनली ग्रो रिच एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। और ये थ्योरी बोलती है कि हम ग्रो कब कर सकते हैं, जब अदर लोग क्या करेंगे, एक्सपेंस करेंगे, ठीक है ना। तो इन नेशन कैन ओनली ग्रो रिच एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, की दूसरों के एक्सपेंस पे हम क्या कर सकते हैं, हम रिच बनेंगे। ए नेशन शुड ट्राई टू अचीव मेंटेन ए फेवरेबल ट्रेड बैलेंस। और हमने क्या करना है, हमने क्या है कि अपना जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ठीक है, बीओपी जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड है, उसको क्या करना है, उसको फेवरेबल बना के रखना है। यानी हमारा जो सरप्लस जो मतलब क्या है, हमने डिफेक्ट की तरफ नहीं जाना। हमारा क्या होना चाहिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो कैसा होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए। सो ये आपको समझ में आ गया। ये हमने बात करी मर्केंटिलिज्म थ्योरी की। ये हमारी फर्स्ट थ्योरी थी। अब नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरी क्या है। तो जो हमारा नेक्स्ट थ्योरी है, अब ये है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या बोलता है, ये देख लेते हैं। एब्सोल्यूट एडवांटेज इज ए एबिलिटी ऑफ ए कंट्री। एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या बोलता है कि किसी भी कंट्री की एबिलिटी क्या है, ठीक है ना, कंट्रीज़ की एबिलिटीज़ के बारे में बताया हुआ है। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी बोलता है एब्सोल्यूट एडवांटेज इज एबिलिटी। अब एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी बात करें तो सबसे पहले हमें ये जो वर्ड है ना एब्सोल्यूट एडवांटेज, उसका मतलब हम समझते हैं, तो फिर हम इस थ्योरी को भी समझ जाएंगे। अब देखिए एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है, का मतलब क्या है, तो इज द एबिलिटी है ऑफ ए कंट्री, किसी भी कंट्री की एबिलिटी, किसी भी कंट्री की एबिलिटी क्या है, ठीक है ना, इंडिविजुअल और बिजनेस टू प्रोड्यूस ए ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। कि एक ही रिसोर्स को मतलब एक ही तरह के रिसोर्स को यूज़ करके आप मतलब क्या है कि आपकी एबिलिटी, आप उससे क्या क्या चीज़ें बना सकते हो, ठीक है ना। और द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज, या फिर कोई चीज़ आप बना रहे हो तो उसमें क्या है, कम रिसोर्सेज का यूज़ करके बना रहे हो देन ए कंपटीटर। तो इसमें यही बोला है कि देखो आप कोई चीज़ बना रहे हो, ठीक है, इसमें बोला ना देन ए कॉम्पिटिटर, कि देखो आप कोई चीज़ बना रहे हो, ठीक है, तो एक कंट्री में कोई चीज़ बन रही है। अब ऐसे ही क्या है, कोई दूसरी कंट्री है, वहाँ पर भी वही सेम चीज़ बन रही है। अब मतलब क्या है कि अगर कोई एक कंट्री कम रिसोर्सेज का यूज़ करके ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है ना, तो वो उसकी क्या है, उसकी एडवांटेज है, उस कंट्री की एडवांटेज है। और सेम चीज़ अगर कोई और बना रहा है, ठीक है ना, और उसको क्या है कि ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़, उसको ज़्यादा रिसोर्सेज लग रहे हैं उसको बनाने में, ठीक है ना, तो वो उसकी क्या है, डिसएडवांटेज है। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज किसको है, जो क्या है कि कम चीज़ें बना के कम रिसोर्सेज यूज़ करके और ज़्यादा चीज़ें बनाता है, तो वो उसकी क्या है, एडवांटेजेस है। अब आगे इसके बारे में बोला है दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन पॉजिटिव सम गेम। अब ये थ्योरी किस पर बेस्ड है, पॉजिटिव सम गेम पर बेस्ड है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये जो पॉइंट है काफ़ी इम्पोर्टेंट, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो थ्योरी है आपका एब्सोल्यूट एडवांटेज, ये किस पर बेस्ड है, तो ये है पॉजिटिव सम गेम पर। एंड एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड की बात करता है। और ये जो एब्सोल्यूट एडवांटेज है थ्योरी है, इज़ व्हेन ए कंट्री कैन प्रोड्यूस ये ए प्रोडक्ट मोर एफिशिएंट देन अदर कंट्री। ये थ्योरी तब मतलब अप्लाई होती है जब क्या है कि कोई भी जो कंट्री है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती है और बहुत एफिशिएंटली कर सकती है देन अदर कंट्री। तो इसको मतलब क्या है कि दूसरे कंट्री से कंपेयर किया गया है। एंड एक्सपोर्ट गुड्स और द प्रोडक्शन एडवांटेज एंड इम्पोर्ट गुड्स प्रोडक्शन डिसएडवांटेज। इसमें ये बोला गया है कि आपको ना क्या करना चाहिए, उस गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए। कौन सी, एब्सोल्यूट एडवांटेज में क्या बोला है कि एडवांटेज है जिस चीज़ में आपको एडवांटेज है, ठीक है ना, जिसमें आपके कम रिसोर्सेज लग के आप ज़्यादा बना सकते हो, और या फिर कोई रिसोर्स है आपके पास अबंडेंट में है, तो उस चीज़ को आपको क्या करना चाहिए, वो गुड्स बनाना चाहिए। जो रिसोर्सेज आपके पास बहुत सारे हैं, जो मतलब क्या है जिसका तो नेचुरली अवेलेबल है, जो रिसोर्सेज एक्सेस में आपका, तो उस चीज़ को आपको क्या है, उस गुड्स को बना के उसकी प्रोडक्शन करके, ठीक है ना, और हमें क्या करना चाहिए, उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, ये बोला हुआ है। और जिसमें क्या है आपकी डिसएडवांटेज है, ठीक है ना, जिसमें एडवांटेज है उसको क्या करना है, आपने एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि जिस चीज़ में आपको एडवांटेज है उसको क्या करना है, उस गुड्स को एक्सपोर्ट करना है। जो रिसोर्सेज आपके पास हैं और इजीली अवेलेबल होते हैं उसी रिसोर्सेज का यूज़ करके हमने सामान बनाना है, उसको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। और जिसमें आपकी डिसएडवांटेज है,
जिस चीज़ में आपकी डिसएडवांटेज है उसको क्या करना है, हमने इंपोर्ट करवाना है। मतलब कि मान लो कि कोई चीज़ हमारे यहाँ कम अवेलेबल है या स्केयर है रिसोर्सेज, तो उससे मतलब कोई चीज़ मतलब क्या है कि बना के एक्सपोर्ट करने की बजाय हमें वो रिसोर्सेज क्या करना चाहिए, जहाँ पर हमें मिल सकता है ईजिली, ठीक है ना, तो वहाँ से हमें इंपोर्ट कर लेना चाहिए। सो ये बोला हुआ है इस थ्योरी में। अब इस थ्योरी की कुछ एजप्शंस है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट एजप्शंस इसमें क्या है, इसमें बता रखा है 2x2 मॉडल। तो ये जो थ्योरी है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी आपका जो है ये 2x2 मॉडल पर बेस्ड है। 2x2 मॉडल का मतलब क्या है, ओनली 2 कंट्रीज़ की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हम देखो क्या कर रहे हैं, जब हम कोई चीज़ यहाँ पर क्या है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज में बात कर रहे हैं, तो हमें ये अज्यूम करके चल रहे हैं, ये मतलब कि एक एजप्शन लेके चल रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ 2 कंट्रीज़ हैं। एक कंट्री जहाँ है जहाँ पर रिसोर्सेज अबंडेंट है, बहुत सारा है, मतलब एक्सेस में है, और दूसरी मतलब क्या है कि जगह पर क्या है कि रिसोर्सेज क्या है कि सेम चीज़ क्या है, वहाँ पर स्केर्सिटी है, ठीक है ना। और या फिर मतलब क्या है कि जो हम क्या है कि कोई चीज़ बहुत अच्छे से बना सकते हैं, एफिशिएंट तरीके से बना सकते हैं, कोई हम किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं, वहीं दूसरी कंट्रीज़ जो हैं वो क्या है कि उनको उस मतलब चीज़ को बनाने में, उस प्रोडक्ट को बनाने में क्या है डिसएडवांटेज है। तो जिस चीज़ में हमें मतलब एडवांटेज है वो चीज़ बना के हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए, और जिस चीज़ में हमें क्या है डिसएडवांटेज है उसे क्या करना चाहिए, इंपोर्ट करना चाहिए। तो इसमें क्या है कि फिर यहाँ पर मतलब क्या है एजम्पशन लेके चल रहे हैं, सिर्फ 2 ही कंट्री है, एक तो हमारी कंट्री है और एक अदर कंट्री है। तो ये इसकी एग्जेप्शन है, और 2 ही तरह के गुड्स हैं, हम ये भी एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है ना, जब हम इस थ्योरी की बात करते हैं। फिर बोला है कि लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। अब इसमें क्या बोला है, लेबर इज़ ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और इसमें एक एजप्शन लेके चल रहे हैं कि अगर हमें कोई चीज़ बनाना है ना, तो उसे हमें क्या है मतलब क्या है कि लेबर को लेके चलना पड़ेगा, यानी हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे वो क्या है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। तो बोला है कि लेबर इज़ ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि हम जो भी बनाएंगे वो लेबर के थ्रू ही बनाएंगे। सो ये इसकी एजप्शन है। देन नेक्स्ट है आपका फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड के बारे में बताया है, नो ट्रेड बैरियर लाइक द टैरिफ और क्वार्टर्स। देखो अगर रियल लाइफ में अगर हम आज की डेट में देखें तो मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि मतलब स्केर्सिटी रिसोर्सेज को लेके है, ये सारी चीज़ें नहीं होती। अब मतलब बैरियर्स भी लगा देते हैं, ठीक है ना, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मतलब क्या हमें ना बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। तो कि कोई कंट्री हमारे लिए मतलब क्या है जहाँ पर हम बेचना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसका हमारी कंट्री के साथ कैसे रिलेशंस हैं, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बट यहाँ पर ये एग्जप्शन हम लेके चल रहे हैं कि जब ये क्या है हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी की बात करें, तो यहाँ पर क्या है कि इसके एग्जप्शंस क्या है कि फ्री ट्रेड, यानी यहाँ पर फ्री ट्रेड है, कोई बैरियर्स वगैरह नहीं आने वाला है, और आप जितना मर्जी एक्सपोर्ट कर लो, जितना मर्जी इंपोर्ट कर लो, ठीक है ना, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपनी एडवांटेज और एडवांटेज के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ लेके चल रहे हैं कि फ्री ट्रेड है, कोई बैरियर्स वगैरह नहीं है, कोई टैरिफ वगैरह नहीं लगने वाला, कोई क्वार्टर्स वगैरह नहीं है, क्वार्टर्स को बैरियर नहीं है, ठीक है ना, यानी टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स नहीं है। नेक्स्ट इसमें है नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अब देखो कहीं भी मतलब आपने सामान लेके जाना है, लाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होगा, सामान जाएगा आएगा। अगर आपको एक्सपोर्ट ही करना है, ठीक है ना, तो आप शिप के थ्रू आप वन कंट्री टू अनदर कंट्री भेजोगे, ठीक है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ तो आपका क्या है कि कॉस्ट लगता है, ठीक है। बट यहाँ पर एक एजप्शन लेके चल रहे हैं, ये जब इस थ्योरी की बात हो रही है कि नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कि आपका ना कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वॉस्ट नहीं लगने वाला, ठीक है। सो ये है, तो इसमें ये बोला है, इसमें अज्यूम करते हैं हम, क्या अज्यूम कर रहे हैं कि इट अज्यूम मूविंग गुड्स बिटवीन द कंट्रीज़, कि कंट्रीज़ के अंदर मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, सो एक सेकेंड, सो इसमें क्या है कि मूविंग गुड्स यानी मूव कर रहा है गुड्स, ठीक है ना, वन कंट्री टू अनदर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ये जा रहा है बिटवीन द कंट्रीज, और कॉस्ट इज़ नथिंग, यानी कोई कॉस्ट ही नहीं लग रहा इसमें, ये इसके एजप्शन से। तो ये इसकी एजप्शंस है, क्लियर है आपको। अब इसी चीज़ को ना और अच्छे से समझाया गया है, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल ले रखा है हमने यहाँ पर, और इसके थ्रू इस चीज़ को बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर समझाया गया है। जैसे देख रहे हैं इसमें क्या बोला गया है, तो इसमें बोला है कि देखो
इसमें क्या रखा है कि सपोज जैसे इंडिया है, ठीक है ना, एक एग्जांपल ले रखा है, क्या रखा है, इंडिया जो है ना वो क्या बनाता है, वो कॉटन बना रहा है, ठीक है, इंडिया क्या बना रहा है, कॉटन बना रहा है, ठीक है ना, जबकि ब्राज़ील जो है ना वो क्या बना रहा है, कॉफ़ी बना रहा है, ठीक है, ये बना रहा है कॉटन, ये बना रहा है ब्राज़ील बना रहा है कॉफ़ी, ठीक है ना। तो अभी इसमें अजप्शन क्या थी, हम जब भी इस एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, 2 नेशन होंगे, ठीक है ना, 2x2 का मॉडल है, यानी 2 गुड्स हैं और 2 नेशंस हैं। तो इसमें यही ले रखा है कि पहला तो इंडिया हो गया, ठीक है, फर्स्ट कंट्री क्या होगी, इंडिया, और इंडिया क्या बना रहा है, कॉटन बना रहा है। फिर ऐसे ही सेकेंड कंट्री कौन सी होगी, ब्राज़ील होगी, और ब्राज़ील क्या बना रहा है, कॉफ़ी बना रहा है, ठीक है ना। अब इमेजिंग ए वर्ल्ड विद ओनली 2 कंट्रीज, अब इमेजिंग करो कि एक वर्ड है जिसमें 2 ही कंट्रीज हैं, ठीक है ना, एंड हेयर इज हाउ स्मिथ थ्योरी वर्क विजुअली। तो इसमें बता रखा है देखो कि अगर इसमें अज्यूम कर रखा है कि इंडिया फर्स्ट कंट्री हो गया, ब्राज़ील सेकंड, इंडिया क्या बना रहा है, कॉफ़ी बना रहा है, सॉरी इंडिया कॉटन बना रहा है, ब्राज़ील कॉफ़ी बना रहा है। अब यहाँ देख लो, ये इसको आपको बता रखा है एग्जाम्पल के थ्रू कि कंट्री जैसे इंडिया लगा लो, ये जो फर्स्ट कंट्री थी ना इंडिया, और सेकेंड कंट्री हमारे पास क्या है, ब्राज़ील है, ठीक है ना। इंडिया क्या बना रहा है, इंडिया बना रहा है कॉटन, ठीक है ना, और कॉटन बना रहा है तो उसको मतलब क्या है कि वो 10 यूनिट्स कॉटन बना सकता है, ठीक है ना, और कॉटन में उसको क्या है, एडवांटेज है। इंडिया क्या है कि अगर कॉटन बनाता है, 10 यूनिट्स कॉटन बनाता है, और कॉटन में ही उसको क्या एडवांटेज है, ठीक है ना। तो इंडिया क्या बना सकता है, कॉटन बना सकता है और 10 यूनिट बना सकता है, और उसमें मतलब उसके रिसोर्सेज वगैरह आराम से मिल जाएंगे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको बनाने में, ठीक है ना। वही अगर इंडिया कॉफ़ी बनाना चाहता है तो उसको वो कितने यूनिट बना सकता है, 2 यूनिट बना सकता है, ठीक है। वहीं ब्राज़ील की सिचुएशन देख लें तो ब्राज़ील कितने यूनिट प्रोडक्शन कर सकता है कॉटन को, तो कॉटन सिर्फ उसके पास मतलब जो भी उसके पास गिवन रिसोर्सेज हैं उससे वो 3 यूनिट से कॉटन बना सकता है। वहीं अगर कॉफ़ी की बात करें तो वो 12 यूनिट्स बना सकता है, ठीक है ना, 12 यूनिट्स वो प्रोड्यूस कर सकता है जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं। तो उससे क्या है कि अगर वो कॉफ़ी बनाने चले तो सेम टाइम में कॉफ़ी जितने टाइम में मतलब वो कितना बना सकता है, वो 12 यूनिट्स बना सकता है। तो उस मतलब क्या है, ब्राज़ील को किस में एडवांटेज है, कॉफ़ी में एडवांटेज है। अब यहाँ पर होगा क्या, देखो इंडिया को मतलब क्या है कि बहुत अच्छे से क्या बना सकता है, कॉटन बना सकता है, ठीक है ना। सबसे मतलब क्या है, यही देख लो अमाउंट में देख लो कि इंडिया क्या है कि कॉटन कितना बना सकता है, 10 यूनिट बना सकता है। वही क्या है कि कॉफ़ी कितना बना सकता है, तो 2 यूनिट बना सकता है। तो इंडिया क्या चीज़ ज़्यादा बना सकता है, ठीक है ना। तो इंडिया बना सकता है कि मतलब कॉटन बहुत अच्छे से बना सकता है, ठीक है ना। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, कॉटन को एक्सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है ना। वहीं अगर क्या है, और वहीं अगर हम बात करें कि ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील क्या है कि कॉटन की कितनी प्रोडक्शन करता है, 3 यूनिट्स, वहीं कॉफ़ी की कितनी करता है, 12 यूनिट। तो इसको मतलब ब्राज़ील को क्या करना चाहिए, ब्राज़ील को मतलब जो उसका कॉफ़ी में उसको एडवांटेज है ना, तो उसको क्या करना चाहिए, कॉफ़ी एक्सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है ना। और इंपोर्ट क्या करना चाहिए, तो इंडिया को देखो, इंडिया को एक्सपोर्ट करना चाहिए कॉटन और इंपोर्ट कर लेना चाहिए कॉफ़ी। वहीं अगर ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील को क्या करना चाहिए, ब्राज़ील को कॉफ़ी एक्सपोर्ट करना चाहिए और इंपोर्ट करना चाहिए आपका कॉटन। क्लियर, ये था एब्सोल्यूट एडवांटेज को लेके था, एक एग्जांपल हो गया। अब देखो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे, जो हमने एग्जांपल लिया ना इसके बता रखा है कि पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे। तो द पॉजिटिव, एक तो पॉजिटिव सम इफेक्ट क्या होगा, तो बता रखा है बिफोर ट्रेड, जब ये ट्रेड नहीं कर रहे थे ना बोथ, जब ये दोनों देखो, ये जो एग्जांपल हमने लिया है इंडिया और ब्राज़ील का, तो इसका बता रखा है कि एक रिजल्ट बता रखा है कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा अगर ऐसे करते हैं। तो कह रखा है बिफोर ट्रेड, ट्रेड करने से पहले जब ये आपस में ट्रेड नहीं कर रहे थे, बिफोर ट्रेड बोथ कंट्रीज, दोनों ही कंट्रीज स्ट्रगल कर रही थी टू मेक बोथ, ठीक है ना, कि दोनों कंट्रीज ही क्या है कि रिसोर्सेज, क्योंकि उनके पास डिफरेंट पर्सन के पास डिफरेंट रिसोर्सेज में मतलब स्केर्सिटी थी, तो ये आपस में स्ट्रगल, तो ये कंट्रीज जब आपस में ट्रेड नहीं कर रही थी तो स्ट्रगल कर रही थी, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, ठीक है ना। टोटल प्रोडक्शन उनका क्या हुआ करता था, लो हुआ करता था। बट जब इनके आपस में क्या है ट्रेड डील हो गई और जब ये उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो आफ्टर द ट्रेड, जब ट्रेड ये आपस में करने लगे तो इंडिया मेक ओनली कॉटन, तो इंडिया सिर्फ कॉटन बनाने लग गया, ठीक है।
एंड ब्राज़ील में ओनली कॉफ़ी। तो इंडिया सिर्फ कॉटन बना रहा है और ब्राज़ील क्या बना रहा है, ओनली कॉफ़ी बना रहा है, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट। क्योंकि अब ये क्या है, एक्सपोर्ट हो गए, यानी जिस चीज़ को ज़्यादा बेटर तरीके से बना सकते हैं वो चीज़ बना के और क्या कर रहे हैं कि मतलब उसमें एक्सपर्ट बन रहे हैं और उसी चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट नहीं है उसे क्या करवा रहे हैं, वो इम्पोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है ना। एंड दे प्रोड्यूस मोर इन टोटल देन दे एवर कुड अलोन, ठीक है, कि जो अकेले वो बनाते थे तो मतलब क्या है कि इतना एफिशिएंटली नहीं कर पाते थे काम, बट जब अब इन्होंने डील कर ली तो अब ये क्या चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये डायग्राम है और इसमें और भी अच्छे तरीके से आपको क्या बताया हुआ है, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी को समझाया गया है, ठीक है ना। तो ये मतलब एक समरी सा है और ये आपको बता रखा है, जैसे अभी हमने करा उसी से रिलेटेड है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात करी हुई है, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है। और ये सबसे पहले देखो दिया किसने था, ठीक है ना, तो ऊपर गिवन नहीं था, हमने नहीं पढ़ा ना कि इसको दिया किसने था, और ना डेट गिवन थी ना। तो अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो है इसको दिया किसने था, इसको एडम स्मिथ ने दिया था, ठीक है ना, याद रखना है। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी किसने दिया है, एडम स्मिथ ने दिया है, और कब दिया है, ठीक है ना, तो ये दिया है 1776 में, ठीक है ना। एडम स्मिथ की थ्योरी कब आई, 1776 में आई। और एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी किसने दिया, याद रखना किसने दिया, एडम स्मिथ ने दिया। और एडम स्मिथ ने ये थ्योरी कब दी, तो क्या है कि 1776 में दी। और ये की आइडिया बता रखा है, ये जो अभी हमने कॉफ़ी वगैरह वाला करा था, तो इसमें कह रखा है कि जैसे इंडिया है वो किस में एफिशिएंट है, वो कॉटन में है। और जो मतलब क्या है, ब्राज़ील का एग्जाम्पल दे रखा है कि ब्राज़ील किस में एफिशिएंट है, तो वो कॉफ़ी बना सकता है, ठीक है ना। तो ब्राज़ील कॉफ़ी में एफिशिएंट है और ये इसमें एफिशिएंट है। तो फिर कह रखा है बोथ जब ये ट्रेड करने लग जाएंगे आपस में तो दोनों को फ़ायदा होगा। और हाउ इट वर्क, ये कैसे काम करता है, तो स्पेशलाइजेशन इन व्हाट यू आर बेस्ट एट है। तो इसमें यही बोल रखा है कि आपको स्पेशलाइज होना चाहिए, ठीक है ना, और जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं आपको वही चीज़ें करनी चाहिए, जिस चीज़ में आपकी एफिशिएंसी है, जो चीज़ आपको बहुत अच्छे से आता है आपको वही करना चाहिए। ट्रेड फॉर रेस्ट, और जो चीज़ आप नहीं अच्छे से कर सकते उसके लिए हमने क्या करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए, यानी इम्पोर्ट कर लो दूसरे कंट्री से, ठीक है। एब्सोल्यूट एडवांटेज प्रोड्यूस मोर आउटपुट विद द सेम इनपुट, और एब्सोल्यूट एडवांटेज में क्या होगा, आप ज़्यादा बना सकते हो सेम इनपुट का यूज़ करके। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कह रखा है व्हाट इफ़ वन कंट्री इज़ बेस्ट एट एवरीथिंग। अब बोला एब्सोल्यूट एडवांटेज वाली जो हमने बात करी ना, तो वो वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा जहाँ पर कोई कंट्री ऐसी है जो हर चीज़ में बेस्ट है, ठीक है ना। एवरीथिंग में अगर मान लो कोई कंट्री हर चीज़ में बेस्ट है, वो बोलता है कि हम तो हर चीज़ में बेस्ट है भाई, हम तो ये भी बना लेंगे वो भी बना लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर वहाँ पर ये जो थ्योरी की बात करी वहाँ पर नहीं चलेगा। बट ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है, हर किसी को किसी ना किसी के ऊपर किसी ना किसी चीज़ को लेके डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना। तो ये बोला हुआ है इग्नोर द कोस्ट, यहाँ कोस्ट वगैरह की बात नहीं करी हुई है कि मान लो कि अगर मैं सपोज कि मैं बाहर से मंगवाती हूँ तो हो सकता है मेरे को बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़े, ठीक है ना। तो और ड्यूटीज़ वगैरह लगे और कॉस्ट वगैरह लगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगे, ड्यूटीज़ भी मान लो नहीं भी है तो भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो लगता ही लगता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि इस चीज़ को इन्होंने इग्नोर कर रखा है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। सो ठीक है, फिर आपको समझ में आ गया एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या होता है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी, हमारा थर्ड थ्योरी देखते हैं क्या है। तो ये आपके सामने है, थर्ड थ्योरी है। और थर्ड थ्योरी क्या बोला हुआ है यहाँ पर, थ्योरी वाई नहीं लिख रखा भाई, वाई कट गया, अब ना थ्योरी हटो। सो नेक्स्ट हमारा थ्योरी आता है, ये थर्ड थ्योरी, दो थ्योरीज हम कर चुके हैं, अब ये हमारा थर्ड थ्योरी है। तो ये हमारा थर्ड थ्योरी है और हमारे पास थर्ड थ्योरी क्या है, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है, ठीक है। क्या बोलता है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, देखिए हमारा थर्ड थ्योरी है कंपैरेटिव, नाम से पता चल रहा है कि हमने कंपेयर करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कंपैरेटिव हटो, तो ये हमारा थ्योरी है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है। अब कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी क्या बोलता है, तो ये थ्योरी बोलता है द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज स्टेट दैट, ये क्या आ गया,
तो एक सेकेंड, हाँ, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, नाम से पता चलेगा ना, यहाँ कंपैरिजन वगैरह होगा। और स्टेट दैट नेशन कैन बेनिफिट, कि कोई भी नेशन बेनिफिट उठा सकता है फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड से बाय स्पेशलाइजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर विच दे हैव लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें ये बोला हुआ है कि कोई भी मतलब क्या है कि जो स्टेट है, स्टेट का मतलब है कंट्री, ठीक है ना, दैट नेशन कैन बेनिफिट फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड, वो इंटरनेशनल ट्रेड से बेनिफिट उठा सकता है बाय स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर विच दे हैव लोएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, एंड रादर देन द लोएस्ट एब्सोल्यूट कॉस्ट, ये बोला हुआ है। अब इसमें देखो आगे क्या बोला हुआ है नेक्स्ट, ये थ्योरी आया कब, ठीक है ना, ये थ्योरी कब आया है। सो ये बता रखा है कि ये जो थ्योरी आया ना, ये पॉपुलर हुआ बाय डेविड रिकार्डो, ठीक है ना। तो इसमें ये बोला है कि ये थ्योरी दिया किसने था, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव, एक सेकेंड, सो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी इसको दिया किसने था, तो इसको दिया था डेविड रिकार्डो, ठीक है ना। डेविड रिकार्डो ने इस थ्योरी को दिया, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी को। कब दिया, तो 1817 में दिया, ठीक है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, द बुक ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। अच्छा, आपसे अगर ये पूछा जाए, एक तो क्या हो गया कि कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी दिया किसने, तो आप बोलोगे किसने दिया, डेविड रिकार्डो ने दिया है। और कब दिया है, तो 1817 में दिया है। और इनकी एक बुक आई थी, बुक का नाम क्या है, तो ये भी ध्यान रखना है कि बुक का नाम है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन, यानी पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन पर इनकी बुक थी। क्या है इस थ्योरी में, तो बोला है द थ्योरी डेमोस्ट्रेट करता है, थ्योरी क्या बता डेमोस्ट्रेट कर रहा है, तो थ्योरी डेमोस्ट्रेट कर रहा है दैट ट्रेड इज म्यूचुअली बेनिफिशियल इवन इफ वन कंट्री इज मोर एफिशिएंट एट प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग देन इट्स ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है। तो इसमें यही बोला है कि हम म्यूचुअल बेनिफिट देखेंगे, ठीक है ना, और ये सारी चीज़ें। अब इसमें की कंसेप्ट क्या है, एक तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का है कि इसमें बात करिए कि हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखेंगे, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है ये देख लेते हैं। तो द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कि वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, की वैल्यू क्या है, ठीक है ना, क्या मतलब उसकी वैल्यू है ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, यानी अगर हम कोई चीज़ छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, अगर मत सपोज कि हम दो चीज़ें बना सकते हैं, ए एंड बी, हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, ठीक है, और इन दोनों में से हम एक ही चीज़ बनाएंगे, कोई एक चीज़ बनाना है। सो अगर आप क्या है, अब अगर आप इन दोनों में से बी को चूज़ कर रहे हो, अगर आप किसको चूज़ कर रहे हो, बी को चूज़ कर रहे हो, सो आप बना तो ए भी सकते थे, बना बी भी सकते थे, बट आप क्या करोगे, इनमें से क्या है जिसमें आप ज़्यादा एक्सपर्ट हो, ठीक है ना, जिस चीज़ के लिए रिसोर्सेज आपके पास मतलब ज़्यादा है, जो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो और एफिशिएंसी के साथ बना सकते हो, आप वही चीज़ बनाओगे। आपके पास दो प्रोडक्ट है, दो टाइप का प्रोडक्ट बना सकते हो, बट आप एक ही चूज़ कर सकते हो, ठीक है, एक ही चूज़ कर रहे हो। तो अगर क्या है, एक में एफिशिएंट हो, एक में क्या है आप ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो, तो आप एक इन दोनों में से जिसमें एफिशिएंट हो उसको आपने चूज़ किया। तो अगर आप इसको चूज़ कर रहे हो और इसको मतलब नहीं कर रहे हो, इसको नहीं बना रहे हो, तो अगर इसको क्या है कि आप छोड़ रहे हो, तो उसमें क्या है कि आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना जाता है, ठीक है। अब जैसे देखिए इसमें क्या रखा है, द वैल्यू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बोला है कि द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव गिवन आप व्हेन मेकिंग ए चॉइस। फॉर एग्जांपल इफ ए कंट्री यूज लेबर, अगर कोई कंट्री क्या कर रही है, लेबर का यूज़ कर रही है टू मेक वाइन, कि कोई कंट्री है वो क्या बना रही है, वाइन बना रही है, शराब बना रही है, वाइन बना रही है, और मतलब क्या है उसमें क्या यूज़ कर रही है, लेबर का यूज़ कर रही है। द कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ द क्लॉथ it could have made with that same labor,
ठीक है ना। तो ये मतलब बता रखा है कि देखो दो प्रोडक्ट थे, ये तो या तो वाइन बना लेते हैं या क्लॉथ बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बोला है कि अगर वो वाइन बना रहे हैं, ठीक है ना, उसका कॉस्ट किसकी इक्वल है, कि अगर आप क्लॉथ बनाते हो ना उसकी इक्वल है, और उसी सेम लेबर का यूज़ करके, ठीक है ना, तो उसकी इक्वल है। फिर आगे बता रखा है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज, अच्छा इससे पहले हमने एब्सोल्यूट एडवांटेज पढ़ा था ना, और ये कौन सी थ्योरी है, ये है कंपैरेटिव एडवांटेज। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है ना। एक तो था हमने एब्सोल्यूट एडवांटेज पढ़ा, एक बोला कंपैरेटिव एडवांटेज, तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है, ठीक है ना। तो बोले एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब क्या है कि बीइंग एबल टू प्रोड्यूस गुड्स यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज, ठीक है ना, देन द अदर कंट्री। यहाँ पर जब हम एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात करेंगे तो हम उसमें ये देखेंगे कि हम कोई चीज़ हम बना सकते हैं, बहुत अच्छे से बना सकते हैं, बट उसमें रिसोर्सेज हमारा क्या होगा, कम लगेगा। जैसे एग्जांपल ले लो कि आपका क्या है कि कोई बना रहे हो चीज़, उसमें फ्यू लेवल लगने हैं और आप ज़्यादा बना सकते हो, कम लेवल लगा के आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, तो आपको क्या है एब्सोल्यूट एडवांटेज है, तो आपको वही चीज़ बनानी चाहिए, ठीक है ना। बट कंपैरेटिव एडवांटेज में बोलता है बीइंग एबल टू प्रोड्यूस गुड्स एट द लोअर रिलेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन द अदर कंट्री। यहाँ हम देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लेके देखेंगे कि कौन सी गुड्स हम बनाएंगे जिसमें क्या है आपका लोअर रिलेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगा। स्पेशलाइजेशन की बात करती है, बाय फोकसिंग only on industries whereas they are most better or least worse country can increase total global output। अब यहाँ इस चीज़ को ना बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो, ये एग्जांपल दे रखे हैं इसमें। जैसे मतलब कि मान लो कि दो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, और एक है पुर्तगाल है, एक है इंग्लैंड, दो कंट्रीज़ हैं। अब इसमें बता रखा है कंट्री जो है पुर्तगाल है, वो लेबर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ वाइन, कि पुर्तगाल क्या कर रहा है, अगर उसको 1 यूनिट ऑफ वाइन बनाना है ना तो उसको लेबर कितने लगते हैं, तो 80 आवर्स के लेबर लगते हैं, ठीक है ना। बट वहीं अगर यही कंट्री क्या है कि क्लॉथ बनाता है तो उसको कितना लगेगा टाइम, उसको 90 आवर्स लगेंगे। समझ में आ रहा है कि देखो एक कंट्री है जिसमें मतलब क्या है कि वो अगर क्या है कि वाइन बनाती है, ठीक है, तो वाइन बनाने पे उसको क्या लगता है, तो वाइन बनाने पे उसको लगता है 80 आवर्स लगते हैं, और 80 आवर्स लगते हैं, ठीक है ना। और मतलब क्या है अगर वही क्या है कि अगर वो क्लॉथ बनाए उसे 90 आवर्स लगते हैं। सो ये पुर्तगाल का हो गया। वहीं इंग्लैंड की हम बात करें तो इंग्लैंड अगर क्या है कि वो बनाता है कि वाइन बनाता है तो उसको 120 घंटे लगते हैं, ठीक है ना। और वहीं अगर वही मतलब क्या है कि इंग्लैंड ही क्लॉथ बनाता है तो उसको कितने 100 घंटे लगते हैं, ठीक है। सो अब क्या करना चाहिए, किसको मतलब क्या है कि क्या चीज़ बनाना चाहिए, बात ये आती है। तो यहाँ पर क्या है दो कंट्री को हम कंपेयर कर रहे हैं और हम देखेंगे कि मतलब यहाँ पर कि किसको क्या चीज़ बनानी चाहिए, क्या चीज़ बना के एक्सपोर्ट करनी चाहिए। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज में पुर्तगाल इज़ मोर एफिशिएंट इन बोथ। अब देखो एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात करें तो ये मतलब क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेज जो पहली थ्योरी थी, इससे पहले थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग तो दोनों ही बढ़िया हैं, ठीक है ना, और पुर्तगाल दोनों चीज़ें बना सकता है अच्छे से। बट अगर क्या है कि आप कंपेरेटिव देखें, कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें पुर्तगाल जो है वो 1 यूनिट ऑफ वाइन बनाएगा, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ 0.89 यूनिट ऑफ द क्लॉथ, ठीक है ना, कि अगर उसको 1 यूनिट ऑफ मतलब क्या है कि वाइन बनाना है तो फिर वो मतलब क्या है कि इसको मतलब क्लॉथ को सेक्रीफाई करना पड़ेगा। और इंग्लैंड जो है उसको अगर 1 यूनिट ऑफ वाइन बनाना है, इसको भी 1 यूनिट की वाइन बनाना है, ठीक है ना, तो उसको कितना मतलब क्या है कि कॉस्ट लॉस करना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना लॉस करना पड़ेगा, तो उसका कॉस्ट कितना लगेगा, 1.2 लगेगा, ठीक है ना। तो फिर इसका रिजल्ट क्या है कि क्या करना चाहिए, किसको क्या बनाना चाहिए। तो इसमें ये बताया गया कि इसका रिजल्ट ये है कि पुर्तगाल हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन वाइन, कि जो मतलब क्या है पुर्तगाल है वो क्या है कि उसको ना मतलब क्या है अगर वो सिर्फ वाइन बनाता है तो वाइन बनाने में उसको फ़ायदा है, ठीक है ना। अगर वो क्लॉथ ना बना के वाइन बनाता है तो मतलब क्या है कि इसके लिए पुर्तगाल के लिए यही ठीक रहेगा, क्योंकि अगर वो इस चीज़ को इसको मतलब क्या है कि सेक्रीफाई कर भी रहा है, ये नहीं बना रहा है, तो इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना 0.89 यूनिट ही मतलब लॉस होगा, ठीक है ना। वहीं अगर इंग्लैंड क्या है कि वाइन अगर मतलब क्या है बनाता है,
ठीक है ना, और क्लॉथ नहीं बनाता, तो उसको क्या 1.2 यूनिट मतलब क्या है कि अपॉर्चुनिटी को लॉस करना पड़ेगा। अब इसका रिजल्ट यही बोला है कि पुर्तगाल हैज़ कंपेरेटिव एडवांटेज इन वाइन। पुर्तगाल को क्या है कि वाइन में कंपेरेटिव एडवांटेज है क्योंकि लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसका लग रहा है, ठीक है ना। वेर एज मतलब जो ये आपका इंग्लैंड है हैज़ इट्स इन क्लोथ कि इंग्लैंड को क्या करना चाहिए, इंग्लैंड को क्या करना चाहिए, क्लोथ बनाना चाहिए, ठीक है ना। एंड बोथ गेन इफ़ द इंग्लैंड मेक क्लोथ। अब ये दोनों का फ़ायदा कब होगा कि अगर क्या है इंग्लैंड क्या बना ले, क्लोथ बना ले, क्योंकि इसको मतलब फ़ायदा क्लोथ में, ठीक है, क्लोथ बनाने में। एंड पुर्तगाल को क्या करना चाहिए, वाइन बनाना चाहिए और आपस में ट्रेड करना चाहिए, ठीक है ना। यानी इंग्लैंड क्या करे, क्लोथ बनाए, ठीक है ना, और क्लोथ बना के एक्सपोर्ट कर दें पुर्तगाल को, और पुर्तगाल से क्या ले लेंगे, वाइन ले लें। ऐसे ही पुर्तगाल क्या करेगा, वैसे पुर्तगाल वाइन बना रहे हैं, ठीक है ना, और उसको क्लोथ ज़रूरत है तो कहाँ से ले लेगा, इंग्लैंड से ले लेगा। तो ये थी। अब इस थ्योरी की मतलब क्या एजप्शंस क्या है, तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है। द ओरिजिनल राकार्डियन सॉरी तो इसकी एजप्शन क्या है, तो इसमें पहला बता रखा है ये किस पर बेस्ड है, तो रिकार्डियन मॉडल पर बेस्ड है, ठीक है ना। और इसके एजप्शंस देख लें क्या है, तो इसमें बोला है 2 कंट्रीज़ हैं एंड 2 गुड्स हैं, यानी 2 into 2 ही है, ठीक है ना। तो ये थ्योरी क्या है, 2 into 2 पर बेस्ड है, यानी 2 कंट्रीज़ हैं एंड 2 गुड्स हैं, 2 गुड्स हैं, ये इसकी एजप्शन लेके चल रहे हैं। लेबर इज़ ओनली फैक्टर, और इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया कि आपका जो लेबर है ना इज़ ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये इसकी एजप्शन है। फिर नेक्स्ट है ज़ीरो ट्रांसपोर्ट कोस्ट, हम ये लेके चल रहे हैं, यहाँ कोई ट्रांसपोर्ट कोस्ट वगैरह होता नहीं है, बट रियल लाइफ में तो होता है, बट यहाँ पर इस थ्योरी में एजप्शन लेके चल रही है। कॉन्स्टेंट रिटर्न टू ए स्केल, ठीक है ना। सो ये बोला, सो ये आपका था थर्ड थ्योरी, आपको समझ में आ गया होगा होप। अब नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट थ्योरी हम करेंगे फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी क्या बोलता है, तो कह रखा है कि एंडोनमेंट फैक्टर, अच्छा ये देखो फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी है, इसी थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, एंडोनमेंट थ्योरी। मतलब ये जो फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी है ना, इसी का मतलब क्या है, इसी को और में क्या बोल देते हैं कि इसको एंडोनमेंट थ्योरी भी बोला जा सकता है, ठीक है ना। या फिर क्योंकि इसको ना दिया किसने था, इस थ्योरी को दिया था हिक्स्चर एंड ओहिल थ्योरी, ठीक है ना, क्योंकि इसको मतलब हिक्स्चर ने दिया था, तो इसको हिक्स्चर एंड ओहिल थ्योरी भी बोला जाता है। सो इसके क्या है 3 डिफरेंट नामों से ये जाना जाता है ये थ्योरी, ठीक है। पहला क्या फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी है, दूसरा एंडोनमेंट थ्योरी भी बोल सकते हैं, और तीसरा क्या बोल, इसका नाम होता है हिक्स्चर एंड ओहिल थ्योरी, ठीक है। तो ये इसका नाम है। अब इसको क्या है कि देखो इसको इस थ्योरी को दिया किसने था, तो ये गिवन बाय एली हिक्स्चर एंड बर्लिन ओहिल इन 1993 में इन्होंने दिया था, और इन्हीं के नाम पर ही क्या है हिक्स्चर एंड ओहिल थ्योरी बोला जाता है। एंड आल्सो नोन एज फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी भी बोलता है, हमने ऊपर पढ़ लिया इसको, फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शन थ्योरी भी बोला जाता है, इसके डिफरेंट नाम बता रखे हैं, और हिक्स्चर ओहिल थ्योरी। फिर बोला है कि नेक्स्ट है इट स्टेट दैट कंट्री वुड प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट दो गुड्स। इसमें बोला है कि स्टेट, ये थ्योरी क्या बोलता है कि ये थ्योरी बोलता है कि दैट कंट्री would produce and export those goods which make intensive use of factor, ठीक है, that are locally available in लार्ज क्वांटिटी। ये थ्योरी बोलता है, एंडोनमेंट थ्योरी ये बोलता है, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी ये बोलता है कि हमें क्या चीज़ प्रोड्यूस करना चाहिए, तो कंट्रीज़ को क्या करना चाहिए, प्रोड्यूस करना चाहिए, और प्रोड्यूस करके क्या करना चाहिए, उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है ना। दोज गुड्स विच मेक इंटेंसिव यूज़ ऑफ फैक्टर दैट आर लोकली अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी। की आपको कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट करना चाहिए, बना के उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, जो चीज़ आपको लोकली अवेलेबल हो जाए उसी चीज़ को प्रोडक्शन करना चाहिए। इन कॉन्ट्रास्ट इंपोर्ट, और हमें कौन सी चीज़ें इंपोर्ट करनी चाहिए, तो दोज फैक्टर दैट आर इन शॉर्ट, हमारे पास जो फैक्टर शॉर्ट में है, ठीक है, शॉर्टली अवेलेबल है, शॉर्ट सप्लाई है, और लोकली जो स्केयर है यानी लिमिटेड में है, स्केयर का मतलब होता है लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है। जो चीज़ें क्या है लिमिटेड अमाउंट में है, तो वो हमें क्या करना चाहिए, उन चीज़ों को हमें इंपोर्ट करना चाहिए, ये बोला गया।
अब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बता रखा है, एग्जाम्पल इंडिया हैज़ अ लार्ज क्वांटिटी लेबर, कि इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास क्या है, लेबर लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है ना। सो इंडिया शुड एक्सपोर्ट लेबर इंसेंटिव गुड्स, तो इंडिया को क्या करना चाहिए, लेबर इंसेंटिव गुड्स को क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि दैट इज कोल माइन एंड इम्पोर्ट कैपिटल इंसेंटिव्स गुड्स लाइक ऑयल, यानी इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया के पास क्या है, लेबर एक्सेस में है, अबंडेंट में है, तो इंडिया को कौन से गुड्स बनाने चाहिए जिसमें एक्सेस में लेबर वगैरह यूज़ हो, ठीक है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करना चाहिए प्रोडक्शन के लिए, ये बोला हुआ है, ठीक है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, लेबर इंसेंटिव टेक्निक का यूज़ करके गुड्स बनाने चाहिए, ठीक है ना। और उसे क्या है कि इंपोर्ट क्या करना चाहिए, और ये बना के गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहिए, और इंपोर्ट क्या करना चाहिए, तो उसे इंपोर्ट करना चाहिए कैपिटल इंसेंटिव गुड्स, ठीक है ना। कैपिटल जिसमें मतलब क्या है कि मशीन वगैरह यूज़ होंगी, वो कैपिटल इंसेंटिव गुड्स होती हैं, ठीक है ना। तो जैसे ऑयल वगैरह हो गया, उसे क्या करना चाहिए, वहाँ से इंपोर्ट करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर गिवन है, आपको दिखा रखा है कि इंडिया है ये, ठीक है, ये आपका इंडिया हो गया, और ये हो गया ग्लोबल, ये हो गया अदर कंट्री हो गया। अब इंडिया में देखो लेबर है, ठीक है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें लेबर इंसेंटिव गुड्स बनाने चाहिए, जैसे कोयल हो गया, ठीक है ना, कोयला जैसे आपको बनाना है, कोल बनाना है, तो उसमें क्या लेबर करेंगे, लेबर का यूज़ होगा, लेबर डिग करके कोयल निकालेंगे, और उस चीज़ को हमें क्या कर सकते हैं, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और हमें इंपोर्ट क्या करना चाहिए, तो हम इंपोर्ट क्या करेंगे, कैपिटल इंसेंटिव गुड्स। अब जैसे क्या है कि रिफाइन जो ऑयल है वो हमें क्या करना चाहिए, इंपोर्ट करना चाहिए। अब क्यों ऑयल इंपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑयल को ना हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, एक तो कि हमारे पास है ही नहीं, शॉर्टेज है ऑयल हमारे यहाँ पर, बट क्या है कि देखो मतलब और जो कंट्रीज़ हैं, दुबई वगैरह हो गया, ठीक है, यूएई हो गया, तो यहाँ पर मतलब क्या है कि जो आपका ऑयल है वो मतलब क्या है नेचुरली अबंडेंट में अवेलेबल है, वहाँ क्या है कि बड़ी बड़ी मशीनरीज है जो ऑयल रिफाइन करती हैं, ठीक है ना। तो अब क्या है कि उसको मतलब क्या है कि क्रूड ऑयल को हम डायरेक्टली थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, उसको क्या रिफाइनरीज वगैरह की ज़रूरत होती है। तो अब इसमें क्या लगेगा, इसमें तो लगेगा आपके ये देखो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ये मशीनों का यूज़ हो रहा है, तो ये क्या है कैपिटल इंसेंटिव्स टेक्निक है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें मतलब क्या है ये सारी चीज़ें इंपोर्ट कर लेना चाहिए, क्लियर है। सो ये था आपका फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। सो हमने क्या है कि जो क्लासिकल थ्योरीज है ना वो हमने सारी कर ली इस वीडियो में, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा हो गया है, और हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका सेकंड पार्ट, ठीक है ना, सेकंड टाइप। फर्स्ट हमने क्लासिकल थ्योरीज करी है, अभी नेक्स्ट करेंगे हम मॉडर्न फर्म बेस्ड थ्योरीज। ये आपकी क्या है नेक्स्ट लेक्चर में होगा, नेक्स्ट पार्ट में होगा, पार्ट 2 में होगा, ये आपका पार्ट 1 था। सो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और जो आपका जो मैं नेक्स्ट पार्ट डालने वाली हूँ उसे देखना मत भूलें, क्योंकि उसमें भी तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है वो है आपका मॉडर्न फर्म बेस्ड थ्योरीज, ठीक है ना। तो इसको आप देखना मत भूलें, ठीक है ना। और मैं बहुत ही जल्दी ये आपको सेकंड पार्ट डालने वाली हूँ। बस आज के लिए थैंक यू, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।